हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, यानी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के समय जो भी रिस्क आती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्ड रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। उसके बाद हम वीडियो को लास्ट में देखेंगे कि प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस पीपीटी या फिर इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है, तो कैपिटल बजटिंग के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि एक एग्जांपल के बारे में। मान लिया कि आपको कहीं मनी एक्सपेंड करना है, यानी आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उस पैसे को स्पेंड करना चाहते हैं और कहां पे स्पेंड करेंगे। ठीक है, लाइक अपने मान लिया कि आप कोई एक नया वीडियो गेम या फिर कोई थीम पार्क घूमना चाहते हैं, या तो आप कोई नया वीडियो गेम खरीद लें या फिर आप कोई थीम पार्क घूमना चाहते हैं। तो जो कैपिटल बजटिंग होता है, लाइक मेकिंग ए स्मार्ट डिसीजन, वो क्या करता है कि आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, कि आप अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिग थिंग्स लॉन्ग टर्म फॉर द लॉन्ग टर्म, कि ऐसा थिंक सबसे पहले कंसीडर क्या हम करते हैं कि जिस चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म चले, सच एज ए स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट और बाइंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टार्टिंग कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए, ज्यादा समय तक चलना चाहिए। सपोज दैट अगर आप वीडियो गेम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो गेम में आप परचेस कर रहे हैं, वीडियो गेम को खरीद रहे हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि वीडियो गेम में आपने जो भी पैसे लगाए हैं उस पैसे का आप पूरी तरह से यूज कर पाए, क्योंकि आप बिना जाने अगर वीडियो गेम को खरीद लेते हैं तो क्या आप क्या करेंगे, उसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप उस गेम से इंटरेस्टेड ना हो। तो इसलिए क्या हुआ कि जो भी कैपिटल बजटिंग होता है वो क्या करता है कि आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि आप किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें कुछ की पॉइंट्स है जो कि हेल्प करती है, जैसे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हो गया, और उसके बाद कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के बारे में हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया। इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो लाइक थिंकिंग अबाउट द जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, कि जो भी हम बाई अगर कोई वीडियो गेम हम परचेस करते हैं तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम जो भी थीम पार्क अगर जा रहे हैं तो थीम पार्क जाने के क्या फायदे नुकसान है। जस्ट लाइक अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है, आगे प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो हम कंपेयर करते हैं जो भी कॉस्ट हमने एक्सपेंड किया है क्या उतना बेनिफिट्स हमको मिलेगा रिटर्न ओवर द टाइम। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपए का, तो क्या आप उससे 10 रुपए का काम, यानी आपको 10 रुपए का फायदा उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है एक टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद अगर हम कहें तो हम कंसीडर करते हैं जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है, यानी जो भी पैसे आपने आज प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट किया है क्या वो आगे चल के फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। ठीक है, ये आप आ गया। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किए, मान लिया आपने किसी 1 लाख क्या किया, 1 लाख क्या किया, कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, क्या वो प्रोजेक्ट की फ्यूचर में ग्रोथ होगी जिससे आपका 1 लाख रुपया क्या हो सकता है 5 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आज के डेट में म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी स्टॉक मार्केट है, हर जगह लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि अपने मनी को क्या करना है, अपने जो भी पैसा उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी जो भी आपके पैसे की वैल्यू है वो टाइम के साथ बढ़ती जाए, तो ये सारी चीज। उसके बाद रिस्क असेसमेंट होता है। रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी टाइम होती है, जो भी हमने प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हमको इवेल्युएट करना रिस्क, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमें रिवार्ड्स मिल सकता है या फिर हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है। ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, किस तरह से एक वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है, यानी आप किसी भी प्रोजेक्ट यानी अपने पैसा को इन्वेस्ट करने से पहले इन 4 चीजों पे आपको जरूर एक बार सोचना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर इंपॉर्टेंस क्यों, इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप अपने पैसे को एक अच्छी तरह से एक्सपेंड कर पाए। ठीक है, जैसे कि जहां पे आप इंजॉय कर पाए, जो भी कैपिटल बजटिंग है इंश्योर करता है कि आपकी मनी जो है इन्वेस्टमेंट, जो भी जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एसेट्स का आप अच्छी तरह से यूज कर पाए, या फिर कह सकते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू योर
बिजनेस ग्रोथ या सक्सेस, या फिर आपका बिजनेस ग्रोथ हो सके। सपोज दैट आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड या फिर ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो आपका पैसा क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। तो ये क्या होता है कि एक सही तरीका होता है। इन सारी चीजों में क्या करता है, कैपिटल बजटिंग आपको हेल्प करता है। अब हम मान लेते हैं कि इस चीज को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैपिटल बजटिंग कैसे हेल्प करता है। सपोज कर लो कि आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास कोई स्मॉल कैफे है, ठीक है, आपके पास कोई स्मॉल कैफे है और आप चाहते हैं कि आप एक एस्प्रो मशीन ले लें। ये क्या होती है, एस्प्रो मशीन एक तरह की कॉफी मशीन होती है। आप चाहते हैं कि आप एक कॉफी मशीन खरीद लो, ठीक है, आपके पास कैफे, आप एक कॉफी मशीन खरीदना चाहते हैं। अब वहां पे क्या होगा, जो कैपिटल बजटिंग होता है वो क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा इवेल्युएटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, कि आपने मशीन कितने में खरीदी। मान लिया कि आपने मशीन 60,000 में खरीद ली, ठीक है, मनी की कॉस्ट क्या हो गई, जो भी मशीन थी उसकी कॉस्ट कितनी हो जाए, 60,000 हो गई। अब वहां पे क्या होता है कि हम एस्टिमेट करेंगे हाउ मच एक्स्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है। आप भाई ऐसे अभी तो जो भी कॉफी थी आप ऐसे कॉफी सेल कर रहे थे, लेकिन मशीन खरीदने के बाद आपने कितना रेवेन्यू अधिक जनरेट किया, मतलब कितना ज्यादा पैसा आपने बनाया उस मशीन की हेल्प से, ठीक है। इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कितने कस्टमर क्या हुए, अट्रैक्ट हुए, ठीक है, और उसके बाद हम कंसीडर करेंगे हाउ लॉन्ग, एक कितने टाइम तक चलने वाली है और रिकवर कर देगी जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। यानी जो भी आपने 60,000 इन्वेस्टमेंट किया था उस मशीन को खरीदने में, एक कॉफी मशीन कितने टाइम में 60,000 को कवर कर देगी। हमने मान लिया 15 दिन टाइम लगता है उस कॉफी मशीन को इस 60,000 को कवर करने में, जो कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उस मशीन के अंदर। तो यू हैड आल्सो कंसीडर इफ द मशीन बेनिफिट्स, ठीक है, आउटवेट। तो अगर मशीन क्या करती है कि आपको फायदा देती, तो आप क्या करेंगे, उसमें मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस लगेगा, उसका ऑपरेशनल कुछ कॉस्ट होगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या करता है कि हमारा जो कैपिटल बजटिंग हो वो हेल्प करता है कि आखिर मशीन ले या न ले। तो आप इस तरह से सारी चीजें कर सकते हैं। भाई आपने मशीन अगर 60 दिन में खरीदा तो आपकी कितने नंबर आप कप की सेलिंग ज्यादा हो गई, मतलब अगर आप दिन भर में ऐसे 150 कप को सेल करते थे, अब आपके पास मशीन आ गई, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट की कमी थी, आप नहीं बना पा रहे थे, 150 करते थे, लेकिन आपके पास मशीन आ गई, आपके काम फास्ट हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, दिन भर में 500 से 1000 कप सेल करने लगे, ठीक है। तो आपकी क्या हो गया, रेवेन्यू भी एक्सटेंड हो गया, क्योंकि आप ज्यादा पैसे बनाने लगे। तो इस तरह से सारी चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। अब बात कर ले रिस्क एंड अनसर्टेनली इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के अंदर। तो रिस्क अगर हम बात करें, इमेजिन यू आर प्लानिंग ए पिकनिक, आप सपोज दैट करते हैं कि आपको कहीं घूमने जाना, कोई पिकनिक है, लेकिन आप श्योर नहीं हो, मौसम है, ठीक है, बादल है थोड़ा सा, आप श्योर नहीं होगी बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो रिस्क जो होती है, नोइंग दियर द चांस ऑफ रेन, ठीक है, कि बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसके चांस के बारे में, ठीक है। अनसर्टेनली क्या है कि नॉट बिगिन श्योर, ठीक है, वेदर इज रेन, ठीक है, बारिश होगी या नहीं होगी ये कोई कंफर्म नहीं है। और वहां पे क्या है कि रिस्क जो होता है इज नोइंग देयर इज चांस ऑफ रेन, ठीक है, वहां पे मतलब चांस है कि बारिश हो सकती है, लेकिन अनसर्टेनली के मतलब क्या होता है कि वहां पे क्या हो गया कि बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशंस आते हैं। अब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, जो रिस्क और अनसर्टेनली होता है उसका क्या रिफर करता है, पॉसिबल ऑफ चैलेंजेस एंड अननोन फैक्टर्स। कुछ चैलेंजेस आएंगे, जो भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, जब प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर रहे हो वहां पे कुछ चैलेंजेस आएंगे। अब वो चैलेंजेस अननोन फैक्टर भी हो सकते हैं, कैन अफेक्ट द सक्सेसफुल ऑफ ए प्रोजेक्ट, या एक जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके सक्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन होती है। तो बात कर लेते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्क को असेसमेंट करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम बात करें, जस्ट एज यू माइट, ठीक है, अम्ब्रेला, जस्ट इन द केस इन इट रैन, अगर आपने मान लिया कि हाँ बारिश हो सकती है, तो आपने अपने साथ क्या करना है, रैन, ठीक है, अम्ब्रेला लेके जाना है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इन्वॉल्विंग, ठीक है, प्रोजेक्ट जो है इवैल्यूएशन क्या करता है, इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम और चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्या चैलेंजेस आने वाली है, उसके लिए आप पहले से तैयार हो, ठीक है। आप अपने साथ क्या किए, अम्ब्रेला लेके गए, ठीक है, आप पिकनिक पे जा रहे थे, पिकनिक पे चांस थे कि बारिश हो सकती है, इन केस अगर बारिश होती है तो आपने क्या किया, अम्ब्रेला को ओपन किया। ये क्या हमारा रिस्क असेसमेंट, हमने क्या किया, रिस्क को आइडेंटिफाई किया कि रिस्क क्या हो सकता है। तो इसी तरह से किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या चैलेंजेस आ सकती हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि हम थिंक करते हैं कि हैविंग ए बैकअप प्लान, हमारे पास क्या बैकअप प्लान है इन द केस इट्स स्टार्ट द रनिंग, ठीक है, अगर रनिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द पिकनिक, उस समय आपके पास क्या बैकअप प्लान है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इंक्लूड स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज द मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ द पोटेंशियल रिस्क।
तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, अगर बारिश स्टार्ट होती है तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे। ठीक है, उसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को इंपैक्ट होने से बचा सकते हैं ड्यूरिंग दिस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम के समय। ठीक है, उसके बाद अनसर्टेन फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें, अनसर्टेन फैक्टर मतलब कि सिमिलर टू नॉट नोइंग फॉर द श्योर इट विल इफ इट विल रन। ठीक है, वहां पे बारिश होगी नहीं होगी कोई कंफर्म नहीं है, तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन क्या करता है कि नॉलेज जो उसका है एक्नॉलेज्ड, ठीक है, वहां पे क्या करता है दैट देयर आर द कैन नॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, सर्टेनली यहां पे क्या होता है कि दोनों चांसेस हो सकते हैं, मार्केट अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट या फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद सिनेरियो एनालिसिस हम करते हैं। सिनेरियो एनालिसिस के अंदर क्या करता है कि हम इमेजिन करते हैं कि जो भी प्लानिंग है हमारे पास एक अल्टरनेटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए इन फॉर पिकनिक। जैसे जस्ट लाइक अगर हम पिकनिक पे गए, अगर सपोज दैट मान लिया हमने कि बारिश हो रही है, तो बारिश के समय हम कुछ और दूसरी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेंगे। ये क्या हो गया कि सिनेरियो एनालिसिस होता है। उसी तरह क्या होता है कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के अंदर जब क्या होता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज आती हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव का यूज करते हैं, मतलब आउटकम और जो भी हमारा प्लानिंग होता है रिस्पॉन्स करने के लिए, हम रिस्पॉन्स सबको करते हैं, बस डिफरेंट वे में करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, रिस्क एनालिसिस का, रिस्क इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का, तो अगर हम बात करें तो जस्ट प्रिपेयर, हमें जो भी अनएक्सपेक्टेड है चीजें, मतलब ड्यूरिंग द पिकनिक, जस्ट लाइक हम पिकनिक पे गए तो बारिश आ सकती है, तो उस समय मतलब प्रोजेक्ट के समय जो भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। इससे हमें क्या मिलता है कि हम हर सिचुएशन में क्या करते हैं, सिचुएशन को अडॉप्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि हम पहले से किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडी रहते हैं। इमेजिन अगर हम मान ले इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं, तो मान लो आपको कोई नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए रिस्क असेसमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करेंगे, जहां पे क्या होता है कि इन्वॉल्व कर सकते हैं हम आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल इश्यूज, लाइक डिले हो गया डेवलपमेंट में। ठीक है, डिले हो सकता है डेवलपमेंट में, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसके डेवलपमेंट में डिले हो सकता है, कैपेबिलिटीज प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्योरिटी वेनेबिलिटीज हो सकती है, तो ये सारी रिस्क असेसमेंट की आती है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, जिससे समय से एक्स्ट्रा रिसोर्स होना चाहिए या फिर एड्रेस डिले होना चाहिए, जो भी सिक्योरिटी मेजर उसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिसोर्स जिससे हम क्या करेंगे उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर को अपने लॉन्च कर रहे हैं। अब बात आती है डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट बनाना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीआर के नाम से भी हम जानते हैं। मान लिया कि आपको कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ठीक है, जिसपे आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट है लाइक उसके आपको एक गाइड बुक लिखना है। ठीक है, गाइड बुक मतलब कि एक आप डॉक्यूमेंटेशन का नाम जानते हैं या फिर कह सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का एक रिपोर्ट तैयार करना है, जिससे मतलब उस रिपोर्ट को कोई भी बंदा अगर पढ़ता है तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में ओवरऑल समझ सके, आसानी से समझ सके। तो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, लाइक ए डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग गोल क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है, कॉस्ट, रिसोर्स, टाइमलाइन एंड पोटेंशियल आउटकम्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या क्या नेसेसरी पॉइंट है या क्या क्या की पॉइंट्स उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट समरी, ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोप, उसके बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स प्लानिंग, उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइमलाइन, रिस्क असेसमेंट और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन प्लान आता है। तो सब जल्दी से हम देते हैं कि डिटेल रिपोर्ट प्लान क्या है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो उसके में कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट समरी को लेके चलते हैं। प्रोजेक्ट समरी के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी गाइड बुक होती है, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो एज ए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम क्या डालते हैं, जो भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके शुरू में हम क्या करते हैं, समरी डालते हैं। समरी के अंदर हमारी कुछ आउटलाइंस होती है, जैसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इन सारी चीजों को हम वहां पे हाईलाइट करते हैं, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव, पर्पस, सिग्निफिकेंस को। उसके बाद प्रोजेक्ट के स्कोप को हम शो करते हैं दूसरे हेडिंग में। तो प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर क्या दिखाते हैं हम, थिंक ऑफ द आउटलाइंस व्हाट योर गाइड बुक, मतलब कवर क्या करता है कि जो भी हमारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, और जो भी डिटेलिंग होती है उन सारी चीजों को मतलब इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड सारी चीजों को शो करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या दिखाते हैं, सिग्निफिकेंस गोल क्या है, और हम आउटकम क्या सारी चीजें अचीव करने वाले हैं, हमारे एम क्या है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग आता है। रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या हमारी सारी चीजें होती आती है, रिक्वायरमेंट, जैसे फाइनेंशियल,
ठीक है, फाइनेंस क्या है, पर्सनल इक्विपमेंट्स, मटेरियल, क्या क्या सारी चीजें लगेंगी जो कि उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकती है। हमारा रिसोर्स प्लानिंग हो गया। कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर हम क्या बात कर लेते हैं कि जो भी पैसे इन्वेस्ट होने वाले, हमारे बजट, कितनी बजट की नीड होने वाली है, ये हमारा गाइड बुक जो भी प्रोडक्शन है किस तरह से वर्क करेगा। जो भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एस्टिमेट करता है कॉस्ट को, ठीक है, एसोसिएटेड विद वेरियस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड कंपोनेंट्स के हेल्प से। अब बात आती है टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल को फिक्स करते हैं जिसके अंदर मतलब कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कितने फेजेस में, कितने मंथ्स में, कितने ईयर्स में, उन सारी चीजों को हम वहां पे ओवरव्यू देते हैं। इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंस मिलस्टोन्स हो गया, डेडलाइंस हो गया एंड क्रिटिकल पाथ हो गया। रिस्क असेसमेंट हो गया। रिस्क असेसमेंट के अंदर हम क्या डालते हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस जो भी हम फेस करने वाले हैं या फेस किए हैं, प्रॉब्लम इन योर गाइड बुक, ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम थी, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। हमने क्या फेस किया, ठीक है, सजेस्टेड वे क्या था, मिटिगेशन एंड मैनेज था। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन प्लान आता है। इंप्लीमेंटेशन प्लान के अंदर हम क्या करते हैं कि जस्ट एज यू गाइड, ठीक है, मेक हैव ए स्टेप बाय स्टेप प्लान। हमारे पास एक क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने जो भी प्रोडक्ट था, जो भी हमारी प्लानिंग थी, उसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर जो भी हमारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट था क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि हम एक तरह के गाइडलाइंस को, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक प्रोवाइड करते हैं जिसके हेल्प से क्या करता है कि कोई भी क्रूशियल, ठीक है, जो क्या करता है, क्रूशियल होता है हमारे इफेक्टिव प्रोजेक्ट के लिए, जैसे प्लानिंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एक क्लियर रोड मैप। क्लियर रोड मैप इन द सेंस कि अगर हमारे प्रोजेक्ट को कोई अच्छी तरह से समझना चाहता है, इस चीज को पढ़ता है, जैसे जस्ट लाइक स्टेक होल्डर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैंड ओवर करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हमें हेल्प प्रोवाइड करता है जिससे हमारे बिजनेस को कोई अच्छी तरह से समझ सकता है। सपोज दैट अगर हम बात करें कि एक एग्जांपल की, इमेजिन करते हैं कि अगर हमें प्रिपेयर करना है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर ए बिल्डिंग ए न्यू कम्युनिटी, कोई नया कम्युनिटी सेंटर हमें खोलना, उसके लिए हमें क्या करना है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंटर, पर्पस क्या है, डिजाइन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है, एस्टिमेशन कॉस्ट क्या है, फंडिंग सोर्स क्या है, टाइम लाइन क्या है, पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, वहां पे शो करने का काम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है। प्रोजेक्ट फाइनेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, सपोज दैट अगर हम इस चीज को एग्जांपल से ले, सपोज करो कि आपको कोई स्टार्ट करना एक बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, इमेजिन यू आर स्टार्टिंग ए बिग प्रोजेक्ट लाइक ए बिल्डिंग ए अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है। अब मान लिया कि आपको कोई क्या करना है कि पार्क कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना है, जस्ट लाइक अगर हम मान लें कि आप कोई पार्क बनवाना चाहते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, ठीक है, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या करता है कि लाइक गेदर द राइट फाइनेंस सपोर्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या करता है कि आप राइट फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। अब भाई अगर आपको पार्क बनाना है, पार्क बनाने के लिए सारे पास, या तो आपके पास सेविंग हो, आप उस सेविंग से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप राइट फंडिंग, राइट फाइनेंसिंग, मतलब राइट फंडिंग कहां से पैसे लेते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इट्स वेट द सिक्योर टू मनी नीडेड टू बिल्ड ए रन एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। आप क्या करें, जिससे क्या करें, उसको बिल्ड कर पाए और रन कर पाए एक लार्ज प्रोजेक्ट की तरह। तो इसमें कुछ फंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में, फाइनेंशियल के बारे में देख लेते हैं। जैसे फंडिंग स्ट्रक्चर हो गया, इन्वेस्टर एंड लेंडर्स हो गए, रिस्क शेयरिंग हो गया और कैश फ्लो एनालिसिस हो गया। इसके बारे में जल्दी से हम देख लेते हैं। फंडिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम फिगर आउट करते हैं जो भी हमारा पार्क है, ठीक है, उसके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस इन्वॉल्व क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं जहां पे हम डिफाइन करते हैं कि कहां से पैसा आने वाला है और उस पैसे को हम किस तरह से यूज करने वाले। सपोज दैट अगर हम फंडिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो नंबर आप हम देख लेंगे कि कितने हमारे इन्वेस्टर है, मतलब कितने लोग फंड दे रहे हैं, ठीक है, फंडिंग हो गई। उसके बाद लोगों ने कितना फंड किया है, ठीक है, उसके बाद उस फंडिंग को हम किस तरह से यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, उस फंडिंग को किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले, वो हमारा फंडिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद हमारा इन्वेस्टर एंड लेंडर्स आते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि गेट इन फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम स्पॉन्सर्स। कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं और फ्रेंड टू बिल्ड ए, ठीक है, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं कि उस पार्क बनवाने के लिए पैसे लेते हैं। टू प्रोजेक्ट फाइनेंस you seek investor lenders and the backers who are the willing and provide the necessary fund। जो क्या करते हैं, विलिंग कराते हैं और नेसेसरी फंड को हमारे प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है रिस्क शेयरिंग।
रिस्क शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि हम डिस्कस करते हैं मैनेज, जो भी पार्क को बनवाने का रिस्क आ रहा है, मतलब पार्क बनवाने में जो फाइनेंशियल रिस्क आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, बांट के रखेंगे बिटवीन लाइक द इन्वेस्टर। ठीक है, किसके बीच में बांटेंगे, इन्वेस्टर हो गया, लेंडर्स हो गया, जो भी प्रोजेक्ट ओनर उसके बीच में। भाई जो जो पैसे की जैसे होती है ना कि अगर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप 2 या 3 फ्रेंड्स हैं, तो आप क्या कहते हैं कि पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी कम होगा मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि रिस्क शेयरिंग होता है। अब वहां पे क्या होता है कि जब हम पार्क यानी बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो वहां पे जो भी पैसे कम होते हैं वो क्या करते हैं, लोग आपस में बांट लेते हैं। रिस्क शेयरिंग उसको बोलते हैं। जो भी रिस्क फाइनेंशियल रिस्क आती है वो सारे लोगों के ऊपर आती है जो भी उसके बीच में इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो एनालिसिस होता है। कैश फ्लो एनालिसिस मतलब हमने मान लिया कि जैसे पार्क बन के तैयार हो जाता है, अब उसमें क्या होती है कि कुछ टिकट लग जाता है। टिकट क्या होता है कि पार्क घूमने के कुछ टाइम्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है इंक्लूडिंग एनालिसिस हम करते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होगा फ्रॉम, मतलब आप कितना पैसा जनरेट करने वाले हैं उससे, यानी जिससे आप क्या कर पाए, रीपे कर पाए, जिससे आप पैसे लिए उनको रीपे कर पाए। अदरवाइज मतलब कि जैसे आपने 20 रुपए या 50 रुपए का टिकट लगा दिया, ठीक है, तो 50 रुपए से आप क्या कर रहे हैं कि डेली इनकम कर रहे हैं, समथिंग कुछ इनकम हो रही है, तो मंथली कुछ मान लिया हमने कि मंथली के 4 से 5 लाख की इनकम हो रही है, तो आप 4 से 5 लाख करके कितने लोगों को रीपे कर सकते हैं, ये सारी चीजें कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जस्ट यू हैड नीड मनी टू ब्रिंग ए पार्क। ठीक है, आपका जो भी पार्क है एक ड्रीम लाइफ प्रोजेक्ट है। ठीक है, सपोज दैट हमने मान लिया कि पार्क बनाना आपका ड्रीम है टू लाइफ, ठीक है, आपके लाइफ का। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस एसेंशियल होता है टू लार्ज प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग है, पावर प्लांट्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, मेजर फैसिलिटीज, ये सारी चीजों के लिए ये क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। जो फाइनेंशियल बैकिंग होता है कंप्लीट करता है योर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब मान लेते हैं इस सारी चीज को एग्जांपल के हेल्प से, मान लिया कि आपको कोई प्लान करना है, ठीक है, सोलर एनर्जी प्लांट आप बिल्ड करना चाहते हैं, आपका प्लान है कि हम एक सोलर एनर्जी प्लांट को बिल्ड करें, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या करता है, वुड इन्वॉल्व द फंडिंग इन्वेस्टर। ठीक है, वो क्या करता है कि सबसे पहले फाइंड आउट करता है, इन्वॉल्व करता है, किनको इन्वॉल्व करने का काम करता है कि इन्वेस्टर, लैंडर्स, ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड हैं सपोर्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर, हम उनको क्या कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं कि नहीं भैया आप आ जाओ प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, तो दे प्रोवाइड द मनी नीडेड द कंस्ट्रक्ट द प्लान, यू एग्री टू पे बैक। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर से भाई बात कर सकते हैं, कॉन्स्ट्रक्टर से, भाई आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करो सारी चीजें, उसके बाद जो भी इनकम होगी हम उससे आपको पैसे दे देंगे टाइम के हिसाब से, रेवेन्यू जनरेट जो भी सेलिंग होगा उसके हिसाब से, रेवेन्यू जो भी सोलर एनर्जी से हम सेलिंग करेंगे उसके बाद, तो सारी चीजें देखने को आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।